हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेके नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज कर रहे हैं, उसका भी वहाँ पे अक्टूबर मंथ तक हो चुका है और वहाँ पे अभी नवंबर मंथ ही चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों ही सही टाइम में मिल जाया करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हमेशा की तरह, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो या इवनिंग सेशन, हम एक मैप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है वो है पवर उलिया आइलैंड। ये पवर उलिया जो आइलैंड है, ये किस जगह में लोकेटेड है, ये हमें बताना है। तो ये कहाँ पे, मंगलूरु डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में ना, ये वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये मंगलूरु डिस्ट्रिक्ट क्या बोल रहे हैं कि इज एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर नेत्रावती। तो मंगलुरु में एक नेत्रावती रिवर वहां से क्रॉस होते हैं और वहीं पर उसी के बीच में, उस रिवर के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम रखा गया है पवर उलिया। ठीक है, और ये नेत्रावती रिवर जो है ये ओरिजिन करता है चिक्कामंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। ठीक है, और वो मर्ज हो जाता है कमराधारा रिवर, जबकि मतलब अरेबियन सी में जो फ्लो होने से पहले ना, वो कमराधारा जो रिवर है ना, उसके साथ ये आपको नेत्रवती रिवर ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, ये रहा आपको मैप में, आप देख सक रहे होंगे, ये हो गया आपको नेत्रवती रिवर और इसके बीचों बीच जो देख पा रहे हैं, इसी आइलैंड का नाम है आपको पव्वूर उलिया। ठीक है, ये आइलैंड इसलिए न्यूज में बन गया था क्योंकि काफी ज्यादा इनसे मतलब एनवायरमेंटल जो भी है ना इश्यूज कुछ सामने आ गए थे, जिसकी वजह से ये न्यूज में बना था। ठीक है, तो ये कर्नाटका में पड़ता है, तो हम इसके थोड़ा कर्नाटका का मैप भी देख लेते हैं। पहले भी हमने कर्नाटका मैप को तेरे आसपास जरूर देखा है, तो अभी भी फिर से देख लेते हैं। जैसे कर्नाटका के आसपास नहीं हो गया गोवा, ऊपर हो गया महाराष्ट्र, इधर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, इधर आपको मिल जाएगा तेलंगाना, यहाँ आपको तमिलनाडु और नीचे आपको केरला। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं और ये कोस्टल स्टेट भी है, तो ये भी होगा यहाँ कोस्टल जो टच कर रहा है, और वहीं पर मंगलुरु भी है। और आपको जो मेन जो ये रिवर है वो आपको कुछ लगभग इस एरिया में दिखेगा। ठीक है, जस्ट आपको केरला बॉर्डर से जस्ट टच करता हुआ इस बॉर्डर पे आपको ये रिवर मिलेगा जहाँ पे ये आइलैंड स्थित है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, सबसे बहुत ही इस साल के लिए एकदम इतना अच्छा पोस्ट जो इस बार लाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जो हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा जिसको दिया जा रहा है, वो कौन है, श्रीमान बिपिन रावत जी। तो इनको जो ये पोस्ट दिया गया है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो हमारे कंट्री में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का घोषित किया गया है, और वो कौन बने हैं, बिपिन रावत जी। ठीक है, तो द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट को। ठीक है, उसके बाद ही ना ये पोस्ट को आगे सबसे पहले अप्रूव किया गया, बाद में फिर किसको बनाया जाएगा, फिर ये चीज सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो सीडीएस, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इस पोस्ट से रिलेटेड अगर जानते हैं तो यह एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम करते हैं। स्पेशली जब कारगिल जब युद्ध हुई थी ना, उसके बाद जो कारगिल कुछ भी अगर युद्ध होता है तो उसके बाद कुछ रिव्यू कमेटी का गठन होता है। तो उस कमेटी के द्वारा ये बताया गया था कि इस तरह का सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर की जरूरत है, जो कि तीनों विंग्स को ध्यान मतलब एक तरह से कोलैबोरेट करके चलने के लिए काम आ सके। तो इसलिए ये उसी वक्त मतलब 1999 से लगभग सोचिए ये इस तरह का स्टाफ मतलब इस तरह का जो पोस्ट है इसका गठन करने के लिए रेफरेंस किया गया था। डायरेक्टली नहीं बोला गया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत है, बट एज अ कुछ ऐसा चीज चाहिए जिसकी वजह से ये तीनों विंग्स में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला गया था, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये जो सीडीएस है ना, ये एक 4 स्टार जनरल का रैंक होते हैं। ठीक है, 4 स्टार मतलब जो सबसे ऊपर, जैसे आपको 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार सुने ना, तो एकदम आपको जो भी मार्शल हुए या जनरल हुए, तो इन सब से रैंक से ऊपर मतलब 4 स्टार जनरल बोला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होंगे ना, जो भी बनेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आगे जाके रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा नहीं होगा कि वो किसी मतलब और कोई बिजनेस में या कोई और जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 5 साल तक वो अगर यहाँ से जब रिटायरमेंट होते हैं तो किसी और चीज का एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं जाते, नहीं जा सकते हैं, ना ही किसी प्राइवेट वो अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को भी नहीं होल्ड कर सकता है अपने रिटायरमेंट के बाद। मतलब रिटायरमेंट अगर वो रिजाइन करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट से, तब वो ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट बॉडी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसका बेसिकली जो रोल होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, कि किस तरह से सिनर्जी पूरा एकदम मतलब कोलैबोरेशन किस तरह से किया जा सके तीनों विंग्स में, जैसा मैंने आपको बताया।
ठीक है। तो इसलिए सिनर्जी मतलब वही कोलैबोरेशन का टाइप का हुआ, ठीक है। उसके अलावा इसका मेन एक और फंडा है कि सीडीएस का काम होगा कि कैसे करके इंटीग्रेशन किया जा सके लैंड, एयर और सी, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का, ये तीनों का किस तरह से आप इंटीग्रेट करके काम कुछ किया जा सके। ये चीज मेन ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ही काम होगा कि किस तरह से कोलैबोरेट करके किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो सीडीएस का एक और फंक्शन है वो मिलिट्री एडवाइजरी के रूप में होंगे किसके, पीएम के। किससे रिलेटेड, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हमने पहले भी जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था। तो ये इसी तरह का अभी भी बोला जा रहा है कि एक मिलिट्री एडवाइजर का काम करेगा इसके लिए, पीएम लेड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में, ठीक है। उसके अलावा ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी वो डायरेक्ट कमांडशिप करेंगे, जो भी उनसे रिलेटेड डिसीजन होगा या उनसे डिस्कस करने का, वो एक तरह से मेन एक बीच का माध्यम बनेंगे और तीनों विंग्स इससे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसके अलावा जी मतलब ऐसा क्या हो गया था जो ये सीडीएस का लाने का जरूरत पड़ गया, जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया कि कारगिल के बाद जो कारगिल कमेटी जो बैठी थी, तो उन्होंने इस तरह का ऐसा नहीं बोला था कि सीडीएस लेके आना है, उन्होंने कहा था कि कुछ कोलैबोरेशन से रिलेटेड चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये सीडीएस को लाने से पहले कि जो कारगिल कमेटी थी ना, उनके द्वारा इस तरह का प्रपोजल किया गया था और उन्होंने कहा था कि कोलैबोरेशन करने के लिए कुछ चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि इस रिपोर्ट में कि इंडिया इज द ओनली मेजर डेमोक्रेसी, इंडिया एकमात्र ओनली डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका आर्म्ड फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है ना, वो जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर से बाहर है। तो इसीलिए इस चीज को लाने का बात किया जा रहा है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए जो तीनों जो है ना विंग्स हमारे, उससे एक कुछ कोलैबोरेट किया हुआ एक बॉडी हमारे सामने मतलब गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, जिससे वो डायरेक्टली फेस टू फेस जो भी डिस्कशन है वो कर सके, ठीक है। इसके अलावा कि हाई लेवल डिफेंस मैनेजमेंट डिसीजन जो भी होना, वो भी सब इसी के द्वारा मतलब और ज्यादा स्मूथली लिया जा सकेगा अगर कोई एक जन होंगे जो रिप्रेजेंट करने वाले हों, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि सीडीएस जो है ना एक वाइटल मतलब इस तरह का दिया जा रहा है कि थिएटर कमांड की तरह से, कि इंटीग्रेटिंग दोनों तीनों जो सर्विस है ना उसका कैसे करके यूज किया जा सकेगा, वो चीज एक बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करने वाला है ये सीरीज, क्योंकि तीनों विंग्स को किस तरह से स्मूथली यूज किया जा सकेगा वो अब हमें देखने को मिलेगा। और ये स्पेशली जो यूएस मिलिट्री है ना, वो लोग भी ये चीफ ऑफ आर्मी जैसे बोलते हैं ना, चीफ ऑफ मिलिट्री, वो वहां पे ऑलरेडी ये पोस्ट ऑलरेडी है। तो हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि और किस किस तरह से हम इसे और अच्छे वे में इसे इम्प्लीमेंट कर सके। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साउथ इंडियाज अर्लिएस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसे स्टेट न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई उन्होंने हाल ही में डिस्कवर किया अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में बहुत ही पुराना संस्कृत इंस्क्रिप्शन को इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। और ये पाया गया कि ये एक अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस है। एपिग्राफिक मतलब वही जो स्टडी ऑफ जो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड स्टडी को एपिग्राफिक बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ये सप्त मातृका कल्ट है ना, उनका ये सबसे अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस है ये, ठीक है। ये कल्ट से रिलेटेड भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में अच्छे से बताता हूँ। उससे पहले एक और बात जान लें कि ये जो डिस्कवरी जो है ना, इससे क्या कर दिया, ये जो चेवरोलो विलेज है ना गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, इसका मैप भी मैं आपको कोशिश करूंगा अभी दिखाने का। तो ये जो चेवरोलो विलेज है ना गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में, ये यहीं पर खोज की गई है, मतलब यहीं पर ये डिस्कवर हुआ है एएसआई के द्वारा, ठीक है। अब इस इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो इसमें ये संस्कृत और ब्राह्मी कैरेक्टर्स इसमें पाया गया है, ठीक है। मैं इसका फोटो भी आपको थोड़ा दिखा दूंगा। इसके अलावा ये जो इशू किया गया है था, ये सातवाहना किंग जो विजय था 207 एडी में उस वक्त किया गया है, ठीक है। तो अभी का जो था ना, जो अभी तक का हम लोग जानते थे कि संस्कृत का जो साउथ में सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन था वो फोर्थ सेंचुरी का था, ठीक है, 4th सेंचुरी का था। अभी हम लोग को क्या मिल गया, 2nd सेंचुरी का मिल गया। तो ये क्या हो गया, इससे ज्यादा पुराना हो गया। तो अभी तक में ये पुराना चल रहा था, अब ये ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंस्क्रिप्शन है ये रिकॉर्ड किया क्या इसमें है, इस इंस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेम्पल से रिलेटेड, मंडपा से रिलेटेड, जहाँ पे पब्लिक रिचुअल्स वगैरह जहाँ पे देते हैं ना, मंडपा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा अपने आपके आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में। इसके अलावा कार्तिका और ये गॉडेस भगवान सबसे रिलेटेड इसमें सारे चीज में अच्छे से मेंशन है, ठीक है, ये आपको ये इंस्क्रिप्शन में। इसके अलावा ये जो चेब्रलू इंस्क्रिप्शन है, कि चेब्रलू विलेज का नाम है इसलिए चेब्रललू इंस्क्रिप्शन इसको बोला जा रहा है। ये चेब्रलू इंस्क्रिप्शन है, ये सातवाहन किंग विजय ने कब इसे इश्यू किया था, 2007 एडी में, जो कि ऐसा है वो कब, वो 5th रेगनल ईयर, मतलब जब से मान लीजिए उनको 2002 में मिला होगा, 202 में एडी में वो राजा बने होंगे, तो जो उनका 5वां रीजनल ईयर होगा यानी 207 में उनको उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन को पब्लिश किया था, ठीक है।
अभी तक जैसा मैंने बोला कि ये 4th सेंचुरी वाला सबसे ज्यादा पुराना था। वो था क्या, नागर नागार्जुनकोंडा का इंस्क्रिप्शन जो था ना, जो इक्ष्वाकु किंग एवाला और चंद्रमूला ने इशू किया था, कब, अपने 11th ईयर में, 4th सेंचुरी में, ठीक है। उस वक्त वो जो इंस्क्रिप्शन था ना, अभी तक के लिए हमारे लिए ये नागार्जुनकोंडा जो है ना, ये वाला इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना था। बट अब जब से ये खोज हो गया है ना, ये आपको इस विलेज का, चेब्रोलू विलेज का इंस्क्रिप्शन, अब ये सबसे पुराना हो गया क्योंकि ये 207 ईडी का है, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्लेस है ना, ये अनदर, यहाँ पे और भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिला है। यहाँ पे संस्कृत से रिलेटेड आया तो इसलिए हम ज्यादा इसको अच्छे से गौर देके पढ़ रहे हैं। बट इसके संस्कृत के साथ यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी कैरेक्टर्स ये भी मिला है यहाँ पे इसकी, और वो बताता है कि ये 1st सेंचुरी एडी का यहाँ पे है। तो ये सब भी बहुत सारे खोज मिले हैं। बट संस्कृत का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि साउथ इंडिया में मिलना काफी बड़ी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग इसको इमेज के साथ। आप देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, यही इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि इस विलेज में मिला हुआ था, ठीक है। और इसमें आपको वही जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया। अगर हमारे कोई फ्रेंड संस्कृत पढ़ पाते हैं तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो कि सप्त मातृका, जिसके बारे में मैं आपको पहले बोला था कि इससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि है क्या ये। तो ये जो होता है, ये टोटल एक ग्रुप ऑफ 7 फीमेल डाइटीज है, मतलब 7 जो भगवान है, 7 देवियां। तो ये फीमेल है तो इसलिए देविया बोला जा रहा है। तो ग्रुप ऑफ 7 देविया का यहाँ पे, जहाँ पे ये वर्शिप करते हैं और कैसे करके हम उनको पूजते हैं, उन सबसे रिलेटेड को बोलते हैं कि सप्त मातृकास, ठीक है। मातृकास मतलब वही माए जैसे हो गए, और सप्त मतलब 7। तो सप्त मातृकास हो गया 7 फीमेल डाइटीज, ठीक है। वो कौन कौन है, जैसे वाइफ ऑफ ब्रह्मा ब्राह्मणी, महेश्वरी वाइफ ऑफ शिवा, तो वैसे करके टोटल 7 यहाँ पे गॉडेसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो रेफरेंसेस है ना, ये वर्कशिप इन अर्ली कदम्बा कॉपर प्लेट्स में भी मेंशन किया गया है, जो कि चालुक्यस के टाइम में था। उसके अलावा ईस्टर्न चालुक्य कॉपर प्लेट्स है, उसमें भी ये आपको सप्त मातृकास के बारे में मेंशन है। तो ये काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे लोगों से, इतने सारे आपको पीढ़ियों से ये मतलब इतने सारे डायनेस्टी से, जैसे चालुक्यस हो गया वहां पे अलग अलग, तो ये सबसे ये मतलब इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये रहा मैप, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, जैसा मैं आपको बोला था, इसी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में वो विलेज है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आंध्र प्रदेश का। मैंने हम आपको पहले भी आंध्र प्रदेश का मैप पहले करवाया है। तो देख पा रहे होंगे ये कृष्णा रिवर जो इम्पोर्टेंट है, ये नल्लामल्ला फॉरेस्ट है यहाँ पे, आपको गुंटूर से ही जुड़ा हुआ। और उसके बाद यहाँ से ये कृष्णा रिवर आ रहा है, तो ये कृष्णा रिवर ही एक तरह से बॉर्डर कर रहा है पूरा, आपको इस तरफ देख पा रहे होंगे। ये हो गया विजयवाड़ा, आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे ये कृष्णा रिवर का ये डेल्टा फॉर्म हुआ, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा ऊपर जाके आपको हल्का यहाँ रिवर का जो दिख रहा है, ये हो गया आपको गोदावरी रिवर। हाल ही में मैंने आपको इलुरु से रिलेटेड बताया था, क्या था यहाँ पे इलुरु, याद करिए, वो जो जिसके बारे में मैंने बताया था, जो बर्ड से रिलेटेड बहुत अच्छा बर्ड सेंचुरी था। तो वो बर्ड सेंचुरी से एक बार प्लीज आप लोग गूगल कर लीजिए, या जो मेरे पहले के वीडियो है वो भी थोड़ा देख लीजिए, ताकि और आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मैप जब भी देखते हैं तो प्लीज आसपास के लोग को, आसपास की जगहों को थोड़ा अच्छे से देख लें, क्योंकि जब देखेंगे तो आपको और ज्यादा दिन तक अपने दिमाग में रख पाएंगे। ना कि आपको मतलब याद करने से अच्छा, मतलब सिर्फ लिख के अगर यदि करोगे तो वो उतना दिन तक नहीं रख पाएंगे जितना आप अगर किसी चीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएसएमसीए, जिसे हम इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि इनसे हमारा, हम इसमें इंडिया का कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे, बट ये उनका कुछ बायोलेटरल रिलेशन है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है ये। तो उनका ये कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कुछ उनका अपना पर्सनल एग्रीमेंट, मतलब ट्रेड से रिलेटेड कुछ इशू है। तो क्या है, तो हाल ही में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स के, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा हुआ तो वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और जैसे हमारा यहाँ राज्यसभा हुआ तो वहाँ पे क्या है, सेनेट, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकसभा है ना यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने पास कर दिया क्या, यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये नाफ्टा जो था ना, जो 1994 में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसको ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। ये जो डील है ये इंक्लूड करेगा स्ट्रॉन्ग लेबर एंड एनवायरमेंटल प्रोविजंस को भी, इसमें अब ये इंक्लूड करने वाला है, किसमें, यूएसएमसीए में, ठीक है। तो ये है क्या यूएसएमसी में, जैसा कि बोला कि ये नाफ्ता 2.0 का है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली क्या होगा, नए पॉलिसीज कुछ होंगे लेबर से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो क्या क्या, जैसे हल्का फुल्का थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स का यहाँ पे और अच्छे से लाया जाएगा, कि मान लीजिए अगर ऑटोमोबाइल्स का जो 75% ऑफ द कंपोनेंट्स मेक्सिको में मैन्युफैक्चर होता है, तो यूएस और कनाडा में वो क्वालिफाई रहेंगे लगभग जीरो टैरिफ में, मतलब कोई टैरिफ नहीं होगा आपको उनका। जैसे ऑटोमोबाइल्स अगर मेक्सिको में अगर यदि बन जाए तो यूएस जाए वो या कनाडा जाए, उनको कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ये यहाँ पे इस एग्रीमेंट के तहत बोला जा रहा है, जो कि नाफ्टा में 62.5% था। सोचिए कितना बड़ा बात है ना।
उसके अलावा लेबर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन बोल रहा है कि लगभग 40 से 45% ऑटोमोबाइल पार्ट्स है ना, वो मेड होंगे क्या वर्कर्स के द्वारा, ताकि उनको कुछ अर्न मिल सके, जैसे कि $16 पर आवर 2023 तक रखने का, ये मैंने 2023 तक इसे इंप्लीमेंट करने का बात हो रहा है। तो ये सब चीज हो सके ना, कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी मतलब वर्कर्स का वहां पे यूज किया जा सके, ठीक है, वरना वर्कर्स के साथ तो ये एक तरह नाइंसाफी हो रही है। इसके अलावा जो यूएस फार्मर्स के लिए भी कुछ अच्छा बात किया है कि कनाडा में जो डेयरी मार्केट है ना, वो यूएस के लिए पूरा अच्छे से ओपन, पूरा खुला, मतलब आपको ये जब रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो भी कुछ है वो ज्यादातर यूएस के बेनिफिट से रिलेटेड ही है। यूएस को जहां जहां लगा वो अपना अपना एक एक चीज लगाते गए, और उनके अलाइज है ये कनाडा और मेक्सिको, तो वो भी उनके ही जैसे चल रहे हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट लग रहा है, तो वो भी उसी में ही बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी बोल रहा है कि ये डील करेंगे 70 साल से ज्यादा तक के लिए, जैसे कि पहले मतलब ऑथर वगैरह ये सब के लिए 50 साल तक होता था, तो ये अब 70 साल तक का बात कर रहे हैं, कि जैसे आईपी जो होता है ना आपको पेटेंट, उससे रिलेटेड ये बात बोल रहा है। फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है ना, उन सबसे रिलेटेड भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके पीरियड को एक्सटेंड करने का रखेंगे, ताकि उनको भी बहुत अच्छा लाभ हो सके। तो ये सब कुछ यूएसएमसीए के तहत बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ सनसेट क्लॉज भी है, ये बोला जा रहा है कि ये जो यूएसएमसी है, ये 16 साल के बाद ना इसको हम लोग मतलब क्लॉज इसको खत्म करेंगे, और ये 16 साल तक जब तक ये चलेगा तब तक हर 6 साल में इसको हम लोग रिव्यू भी करते रहेंगे। हम तीनों कंट्री मिलेंगे और उसके बाद इसको रिव्यू भी करेंगे। तो ये बात यहाँ पे इन दोनों की जगह इस एग्रीमेंट में बोला गया है। थोड़ा सा नाफ्टा के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि नाफ्टा पहले था, नाफ्टा 1.0 जैसे बोल सकते हैं। तो ये एक नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। इसके अलावा इसमें जो मेन बात बोला गया है कि ये क्या किया कि यूएस कनाडा ना ऑलरेडी मतलब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में थे 1988 से, बट नाफ्टा मेयरली बॉट जब कब हुआ, जब मेक्सिको ने इनको अपना ट्रेड ब्लॉक को पूरा अच्छे से खोल दिया, ठीक है, तब जाके ये इस तरह से ये नाफ्टा का और ज्यादा न्यूज में आ गया, ठीक है। पहले तो कनाडा और यूएस तो ऑलरेडी थे अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, बट नाफ्टा मेयरली ब्रॉट मेक्सिको इन द ट्रेड ब्लॉक, ठीक है। इसलिए ये चीज और ज्यादा है, क्योंकि मेक्सिको में बहुत ज्यादा आपको लेबर फोर्स मिल रहा था, तो इसीलिए उनको गैदर करने के लिए यूएस ने इस तरह का चीज कहा। अभी आपने हाल ही में सुना भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी खड़े हो गए थे और बोलने लगे कि यूएस और मेक्सिको में वो एक पूरा लंबा दीवार बनाएंगे, कि ताकि वहां पे माइग्रेशन को रोक सके, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई, और वो आखिर में उनके पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं करवा पाए। बट अभी भी वो अड़े हुए हैं कि हम तो ये लाके रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे वो क्या कर सकते हैं, और हम भी अपना, हम ये तो हमारा मैटर है भी नहीं, जैसा भी हो। अब यूनाइटेड स्टेट्स है तो हल्का फुल्का तो उनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। अगला टॉपिक है आरबीआई गाइडलाइंस फॉर पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स उनको एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का से रिलेटेड लाइसेंस, मतलब पेमेंट बैंक जो भी है ना, वो जैसे पेटीएम हुआ या फोन पे हुआ ये सब, तो इस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट रखा गया है। तो जैसे आप पेमेंट जो पेटीएम है, आप देखते होंगे कि उसमें अभी आ गया है एक आपको पेटीएम बैंक बोल के, ठीक है। पेटीएम सेविंग्स बैंक है, आप वहां पे सेविंग्स अकाउंट भी खुला सकते हैं, बट अभी दूसरे आपको आपको पेमेंट बैंक में नहीं मिलेगा, जैसे कोई और फोन पे या किसी और में आपको वो तरह का चीज नहीं मिलेगा जो चीज आपको पेटीएम में मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कुछ कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। तो हाल ही में सीबीआई में बोल रहा हूँ, सॉरी, हाल ही में आरबीआई ने क्या क्या अनाउंस किया, फाइनल गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एसएफबीज। तो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी एसएफबीज है ना, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, उनके लिए कुछ टैपिंग मतलब कुछ उनके लिए कुछ क्लॉज को फिक्स किया गया है, ताकि और ज्यादा उनको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो वो क्या गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस ये देखा गया कि कम से कम जो भी ये आपको पेमेंट्स बैंक है ना, जैसे पेटीएम जो था, उनका 5 साल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 साल में वो अच्छे से ऑपरेशन में है और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो उनका रिक्वायरमेंट होना चाहिए एसएफबी बनाने के लिए पेमेंट बैंक से, उनको कम से कम अपना 200 करोड़ होना चाहिए, जो कि पहले 100 करोड़ था, अब 200 करोड़ तक का बोला जा रहा है, ठीक है। इतना अगर यदि होगा तब जाके वो पेमेंट बैंक को वो एसएफबी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक घोषित मतलब उनके लिए वो लाइसेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एसएफबी है ना, उनको लिस्टेड किया गया है 3 years ऑफ रीचिंग अ नेट वर्थ ऑफ, उसके बाद जब उनको एसएफबी का लाइसेंस मिल जाएगा ना, तब उनको 3 साल के अंदर 500 करोड़ तक का उनको रीच करना होगा उनका नेट वर्थ, नहीं तो वापस से उनसे लाइसेंस हटा लिया जाएगा। तो ये सब चीज इसमें आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस में एसएफबी के लिए दिया है, ठीक है। तो प्रोमोटर्स का कुछ इसमें पार्ट होगा, क्योंकि पेटीएम को भी तो स्टार्टिंग में कुछ प्रोमोटर्स मिले होंगे, तब तो जाके वो इतना बड़ा अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम अच्छे से कर रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल में भी ट्रांजेक्शन में पेटीएम का बहुत सारे जगह में यूज किया जा रहा है, तो प्रोमोटर्स का भी जरूरत होगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्लॉज दिया है
कि मिनिमम 40% ही पेड अप कैपिटल रख सकते हैं प्रोमोटर्स, जो भी होंगे प्रोमोटर्स किसी भी पेटीएम आपको पेमेंट बैंक को लाने में, ठीक है। उसके अलावा 40% ही उनका इक्विटी होगा, वो भी 5 साल तक ही होगा। 5 साल के बाद उनको धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा, मतलब 5 साल के बाद उनको अगला 10 साल के अंदर 30% रिड्यूस करना होगा, 15 साल के अंदर उनको 15% ही इक्विटी रखना होगा, बाकी 85% उनको हटा देना होगा। मतलब 85% उनका नहीं होगा, 15% ही प्रोमोटर्स का 15 साल के अंदर में उनका इक्विटी शेयर होगा उस कोई भी जो भी आपको एसएफबी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्प्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस भी है इनके गाइडलाइंस में। क्या था कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स है ना, वो अभी अलाउ नहीं करता है कि वो आपको डिपॉजिट वगैरह ले सके या कैपिंग कर सके। 1 लाख पर कस्टमर तक ही अभी कैपिंग किया हुआ है। तो अभी का जो रूल्स है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं कि डिपॉजिट वगैरह भी ले सके। बट अगर जब इस तरह का गाइडलाइन पास हो जाएगा ना, तब उनको एक्सेस हो जाएगा कि और ज्यादा वो डिपॉजिट ले सके और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ना, जितना डिपॉजिट लेंगे अगर वो यहाँ से डिपॉजिट ले रहे तब तो जाके वो दूसरे जगह में लोन्स वगैरह दे सकेंगे, और भी शेयर्स वर्क या कुछ और जगह में वो इन्वेस्ट करेंगे, तब तो इन्वेस्ट कर पाएंगे जब उनके पास डिपॉजिट लेंगे। तो ये सब चीज अब उनको बहुत अच्छे तरीके से मिल गया है, ठीक है। उसके अलावा बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे और बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसे इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में क्यों था, पहले वो जानते हैं। प्लीज आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल, मतलब 1947 से लेकर 2019 तक का कुछ कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के कुछ रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसको आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो ये हुआ न्यूज में, ये आया क्योंकि 2015 में कुछ ये लेबर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बट अभी भी देखा गया कि काफी ज्यादा टेंशन है वहां के लोकल्स में। क्या लोकल्स में क्या है इशू, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, पहले ये जानते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी रह गए थे कुछ कुछ एरिया, जैसे इंडिया में के बॉर्डर के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे एरिया थे जिसको जो कि बांग्लादेश के थे, वो यहाँ रह गए थे। और हमारे कुछ कुछ देश है ना, वो बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर छोटे छोटे एक गाँव टाइप के, वो बांग्लादेश में रह गए थे पर वो हमारे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से तो लैंड लॉक्ड है, तो ना ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन मिल सका, ना ही उनको वोटिंग राइट्स मिल सका, ना ही कुछ मिल सका। तो 1947 से लेकर 2015 तक उनके पास कोई राइट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो लोग एक तरह से इस क्या हो रहा था, जो वहाँ के आसपास के पॉलिटिशियंस है ना, वो काफी ज्यादा उसका यूज कर पा रहे थे, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही कोई पुलिस, कुछ नहीं जा रहा था उस एरिया में। तो ऐसे में उसको बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया जा रहा था करप्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्योंकि उनका ना वोटर कार्ड, ना आधार कार्ड, कुछ भी नहीं था, ना कोई आपके पास आइडेंटिटी था उसका। तो ये सब चीज से रिलेटेड हटने के लिए, और सही मायने में उनको भी तो एक मतलब एक निश्चिंतता कुछ नहीं मिल रहा था, ना ही उन पीसफुली वो लोग अभी तो रह पा रहे थे, क्योंकि उनका घर जमीन कुछ किस कंट्री में है ये भी उनको नहीं पता है। क्योंकि आप यहाँ पे, ये इंडिया का बाउंड्री है और यहाँ पे एक छोटा सा जगह मान लीजिए वो क्या है, बांग्लादेश का एक पार्ट आ गया है, विलेज टाइप का, ठीक है। उसको एनक्लेव बोलते हैं। जो भी अगर मान लीजिए एक इंटरनेशनल कंट्री है, उसके अंदर छोटा सा कंट्री है और वो किसी और कंट्री का पार्ट है, तब उसको एनक्लेव बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो एनक्लेव है, उसी तरह का हमारा भी एक पार्ट है, जो कि एक पार्ट नहीं, बहुत सारे पार्ट हमारा भी है बांग्लादेश में। तो ये सब चीज की वजह से काफी वहाँ हमारे लोग भी वहां पर अच्छे से नहीं रह पा रहे थे, और वहाँ के लोग भी हमारे पास नहीं रह पा रहे थे। तब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि इतना दिनों से कुछ ये बिल्स और ये सब चीज इश्यू चलते 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 फिर क्या हुआ कि हमने स्टार्टिंग में ही 47 और 50 के टाइम में कुछ कुछ तो हमने किया भी, कि हमने कुछ पार्ट बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने हमें दे दिया। तो हुआ ये था कि रिसेंटली आपको यहाँ पे कुछ पार्ट ना, जो बांग्लादेश का हमारे पास था ना, और ये जस्ट बांग्लादेश से बॉर्डर से टच करता हुआ था। तो क्या किया हमने, बांग्लादेश को ऑफर दे दिया कि आप यहाँ से एक रोड बना लीजिए, लीज पे दे दिया, और उसके बाद बोला कि आप यहाँ से आपके आसपास जो लोग हैं वो आना जाना कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जो वहाँ के लोकल्स है ना, जो भी स्टेट के, जिस स्टेट पे, जैसे असम के लिए जब ये किया गया था, तो वहाँ के जो असम के पीपल है वो लोग वहाँ पे आवाज उठाने लगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ गए। तब ऐसे सिचुएशन को हटाने के लिए हमारे तरफ से और ये तरफ से ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सब साइन हुआ था, ताकि इस तरह के सिचुएशन भी, और जो नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी, जो कि उन लोगों को नागरिकता मिले, उस बेसिस पे भी ये एग्रीमेंट लाया गया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना, ठीक है, इस इशू को सॉल्व करने के लिए,
ठीक है। तब जाके वही बेरूबारी का जो केस है ना, बेरूबारी का एक छोटा सा पार्ट जो है वो बांग्लादेश ने हमें दे दिया, और हमने फिर ये जो पार्ट जो था, कुछ कुछ पार्ट जो बांग्लादेश से रिलेटेड था, उन उसको हमने इंडिया बांग्लादेश को वापस कर दिया। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट में ये हुआ कि जितने भी एरिया थे ना वो सब हमने बांग्लादेश को दे दिया, और बांग्लादेश का जो एरिया था वो वहां के लोगों जो थे, मतलब समझ लीजिए कि ये इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है। इंडिया में ये छोटा सा, मैं उनको रेड से ले लेता हूँ वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है। ये इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है। ये इंडिया हो गया। रेड कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, ये हो गया इंडिया। ठीक है। इंडिया में ये छोटा सा एरिया मान लीजिए ये बांग्लादेश का पार्ट है। ठीक है। तो इसको हमने क्या किया कि अब यहाँ कोई लोग जो है ना, इनको हम लोग इंडियन का मतलब इंडियन सिटीजनशिप देने का घोषित किया, और हमने बांग्लादेश से भी रिक्वेस्ट किया कि आपके यहाँ पर भी जो बांग्लादेश में जो छोटा छोटा जो एनक्लेव है इंडिया का, वो उसको भी आप बांग्लादेश की नागरिकता दे दीजिए, हम लोग भी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह का बात हमने डिसाइड किया। तो ऐसे क्या हुआ, इसी एग्रीमेंट के तहत हम लोग लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किए, और ये चीज ये मतलब इस हम लोग एक कंक्लूजन पे आए। तो यहाँ पे इसमें ये न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि ये जो एग्रीमेंट सोचिए 2015 में हुआ है, बट 4 साल हो चुका है, बट अभी तक इसमें कोई भी शांति नहीं आया है। अभी भी वहाँ के लोकल है जो इसको मानना नहीं चाह रहे, उन जो मान लीजिए जो बांग्लादेशी इंडिया में है वो इनक्लेव में, उनको किसी तरह का राइट्स ठीक से दिया नहीं जा रहा है, और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड। ठीक है। तो ये सब सारे बहुत ही ज्यादा न्यूज में बन गए थे। इसमें मेन चीज जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में है, जिसके वजह से अभी तक इसमें ठीक से शांति नहीं लाया गया है, क्योंकि जब इतना इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चुके हैं फिर भी क्यों नहीं आया अभी तक। ठीक है। तो ये सब सारे चीज की वजह से ये न्यूज में बना था। तो ये जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ये जैसा मैंने बोला कि ये बांग्लादेश एनक्लेव है इंडिया में, और इंडिया के एनक्लेव बांग्लादेश में, जो कि ट्रांसफर्ड किए गए थे 31 जुलाई 2015 में। बट वो अभी 15 में किया गया, बट अभी तक उसमें शांति सही से आया नहीं, ना ही उनको अभी तक वो राइट्स भी मिले। तब क्या फायदा हुआ इतना मुश्किल से जो ये चीज पास किया गया था, है ना। उसके अलावा ये बोला ये एग्रीमेंट इन्वॉल्व करता है लगभग 17,000 एकड़ ऑफ लैंड, जो कि मतलब हमारा है, वो हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। मतलब हमारे इतने सारे लैंड ना वो बांग्लादेश में थे जो कि हमारे इनक्लेव थे, अब हम उनको बांग्लादेश को ही दे रहे हैं, बोले कि वहां आपको लैंड भी वहां दिए, और हमारे जो लोग हैं वहां पे उनको भी आप वहां पे नागरिकता दे दीजिए, तब जाके हम एकड़ ऑफ लैंड दे रहे हैं। और बांग्लादेश का हमारे यहाँ लगभग 7,000 एकड़ लैंड था, जिसमें 162 लोग थे, तो उनको वो लोग ने हमें दे दिया। कौन कौन से स्टेट में, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये चारों स्टेट मिला के 7,000 एकड़ का लैंड है, उन्होंने हमें दे दिया। बोला ठीक है आप लोग भी यहाँ को इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दे दे। तो ये सब चीज बात हुआ। ठीक है। और ये जो बिल पास हुआ था ना 2000 उस वक्त, तो ये 119वां अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, बट वो जो एक्ट था वो 100th एक्ट था। ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो। ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस बार के लिए, क्योंकि फिर से ये जो कंट्रोवर्सीज है अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप उस पेपर में भी, आईआर के पेपर में इसे अच्छे से आप कहीं पर भी ये डाल सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा बूस्ट करेगा आपके पेपर मतलब आंसर को। ठीक है। अगला टॉपिक है कि यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर इंडियन पीस कीपर इन साउथ सूडान। साउथ सूडान एक अफ्रीकन कंट्रीज है और काफी बुरा हालत है। तो ये यहाँ पे ये एक इंडियन मतलब हमारे इंडियंस को, जो भी इंडियन पीस कीपर है ना यूनाइटेड नेशन को, ने एक मेडल दिया। तो ये अवार्ड वाले सेक्शन में लिखेंगे, और ये मेडल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन पीस कीपर ने हाल ही में क्या किया, जो साउथ सूडान जाके वहाँ के सिविलियंस को और किस तरह से वहाँ पे पीस लाया जा सके, इसमें बहुत अच्छा अपना योगदान दिए। तो इसलिए ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा अवार्ड दिया गया। तो क्या किया इंडियंस ने, उन्होंने पूरा अपना एफर्ट दिया कि किस तरह से वहाँ के गवर्नमेंट और अपोजिशन फोर्सेस है ना, जो कि अपर नाइल, नाइन एक रिवर है आप जानते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के, तो अपर नाइल रीजन जो है ना, वहाँ पे कैसे ये थोड़ा शांति लाया जा सके। उसके अलावा फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, इसका बेस भी वहां पे बनाया गया, जो कि किस जगह में, कोडोक बोल के एक जगह है जो रिवर नाइल है ना उसके वेस्ट बैंक में आता है। ठीक है। तो वहां पे इन्होंने ये यूनाइटेड नेशन MISS का गठन भी किया, जिससे वो अपने पीस कीपिंग को, जो फोर्सेस है यूनाइटेड नेशन का, तो वो अच्छे जगह में कर सके। तो जो फोर्सेस गए थे ना वो हमारे तरफ से काफी ज्यादा मात्रा में थे, और काफी अच्छा काम भी किया साउथ सूडान के लिए। ठीक है। तो सिवाय हमारे लोग ने जो वहां पे गए थे, वो ड्यूटीज के अलावा भी क्या क्या किए, जैसे पीस कीपर्स ने क्या क्या किया, सपोर्ट किया लोकल कम्युनिटीज को, ताकि वो अपना वेटरनरी हॉस्पिटल्स बना सके। ठीक है। इसके अलावा वहाँ के जो कैटल कीपर्स है ना, उनको भी ट्रेनिंग दिए कि वो किस तरह से बेटर केयर कर सके, मतलब अच्छा केयर कर सके अपने लाइफ स्टॉक का, जो भी गाय भैंस ये सब है।
ठीक है, तो ये सब सारी चीज हुआ। मेडिकल असिस्टेंस भी उन्होंने काफी दिया गया हमारे पीस कीपर के द्वारा। तो ये सब चीज की वजह से ना बहुत ज्यादा हमें प्रेजिंग किया और हमें फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ से अवार्ड भी मिल गया। कुछ अब इस यूनाइटेड नेशन का पीस कीपर से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड अगर जाने, तो इंडिया ना हम जो है लार्जेस्ट ट्रूप जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशन के इस पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट करते हैं। क्यों? अभी तक में हम लोग 49 पीस कीपिंग मिशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जैसे ये साउथ सूडान था, ठीक है, इसके जैसा ही हम लोग काफी जगह हम लोग पार्टिसिपेशन किए हैं, जिसमें हम लोग 2,45,000 ट्रूप्स अभी तक हम भेज चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को और ज्यादा अप्रेजिंग मिलता है, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें इससे बहुत ज्यादा हमारे बारे में तारीफ भी किया जाता है, ठीक है। ये पीस कीपिंग क्या है एक्चुअली? तो ये जो यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग है ना, ये 1948 में बनाया गया था, और जो इसका पहला मिशन था वो इन्वॉल्व किया था यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन यूएनटीएसओ, जो कि सर्व करता है सर्व टू ऑब्जर्व एंड मेंटेन सीज फायर ड्यूरिंग 1948 अरब इजराइल वॉर, ठीक है। 1948 का जो अरब इजराइल वॉर था ना, उस वक्त को कैसे करके पीस लाया जा सके और वहां के लोगों को कैसे सपोर्ट किया जा सके, उस वक्त के लिए ये इस यूएनटीएसओ के नाम से गठन किया गया था 1948 में, ठीक है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन जो आपको UNMISS है, तो इससे रिलेटेड ये 2011 में आपको गठन किया गया था, ताकि क्योंकि साउथ सूडान उस वक्त नया नया कंट्री बना था और वहां पे काफी ज्यादा अशांति थी, तो वो सबसे रिलेटेड इस चीज को लेके समझाने, मतलब ठीक से संभालने के लिए एक 6 ईयर पीस प्रोसेस वहां पे चलाया गया। उसके बाद फिर इस तरह से मतलब काम किया था, क्योंकि 2005 में ही उनको एक तरह से लिबरेशन सब कुछ हो गया था, बट 6 साल का वहां पे पीस प्रोसेस चलाया गया था, तब जाके 2011 में उनको एक नया कंट्री अच्छे से बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल ना डिटरमाइन करते हैं क्या सिचुएशन फेस बाय द साउथ सूडान टू कंटिन्यू टू कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल पीस। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी बोला जा रहा है कि भले ही साउथ सूडान में इस तरह का सब कुछ हम एक सेपरेट कंट्री बना दिए, बट अभी भी पूरी तरह से पीस नहीं आया है, तो इसलिए हमारे पीस कीपर्स को अच्छे से वहां पे और भी अपना सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारा था, ये आपको यूनाइटेड नेशन MISS से रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक पार्ट भी हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। इसे हम अपने किसी बॉडी में नहीं लिख रहे हैं, हम इसे इंटरनेशनल रिलेशन वाले में लिखेंगे, क्योंकि हमारा और कनाडा से का कुछ रिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या था ये न्यूज में? ये इसमें बना क्योंकि कनाडा का जो लार्जेस्ट पेंशन फंड है ना, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, उन्होंने क्या किया, एग्री कर दिया है कि लगभग $600 मिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ पे? हमारे NIIF में। वो भी किस माध्यम से? तो NIIF मास्टर फंड से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मास्टर फंड के बारे में आपको अभी थोड़ी देर में अच्छे से पता होगा। तो NIIF के मास्टर फंड के माध्यम से वो जो कनाडा के जो पेंशन प्लान है ना, CPPIB, ये हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि ये जो CPIB जो इन्वेस्ट किए हैं, तो इससे जो हमारा मास्टर फंड ना लगभग 2.1 बिलियन का आ गया है डॉलर का, जो कि हमारा कमिटमेंट क्या था, ये इसे इस तरह का टारगेट को अचीव करना, और ये हम अचीव भी कर चुके हैं। इस तरह का इन्वेस्टमेंट इतना फंड जनरेट करने का टारगेट था हमारा NIIF के अंदर, तो वो हमने अचीव भी कर लिया है, ठीक है। तो NIIF है क्या? तो ये गवर्नमेंट ने NIIF का गठन किया था और 40,000 करोड़ दे के 2015 में इसे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाया था, फंडिंग करने के लिए। किसमें? कमर्शियली, जो कि ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड या स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई एरिया है जहां पर आपको कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको किसी को वहां पे कोई चीज को, मतलब जैसे प्लेन ग्राउंड है, तो वहां आपको अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको कुछ हटाना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर सकते हो, तो उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड वही हो गया कि मान लीजिए पहले एक बिल्डिंग था और आप वहां पे एक होटल बनाना चाह रहे, एक स्कूल था, आप वहां पे होटल बनाना चाह रहे, तो वहां आए, आप स्कूल को आपने तोड़ा और उसके बाद फिर होटल बनाए, तो उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड, मतलब कोई चीज को आप हटा के वहां पे ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे रिलेटेड 2015 में ही 40,000 करोड़ का फंडिंग करके गवर्नमेंट ने ये NIIF का गठन किया था, ठीक है। जिसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते हैं लगभग 49% अपना शेयर रखे एक तरह से, और बाकी के वो एज अ थर्ड पार्टी रेज करते हैं बाकी के सारे अमाउंट। अगर किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो 49% अपना शेयर यहाँ से करवाते हैं नेशनल ये NIIF से। बाकी के वो जो 51% शेयर है ना, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो थर्ड पार्टी किसी इन्वेस्टर से करवाते हैं, ठीक है। और NIIF ने मैंडेट किया है कि इंक्लूड करें इन्वेस्टिंग इन किस जगह में, स्पेशली एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स इन इंडिया। मतलब NIIF का मैंडेटरी किया हुआ है कि आप ये सब एरिया में ही इस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि वो बिजनेस और शेयर मार्केट में चले गए।
इसके अलावा एनआईएफ जो है करंटली मैनेज करते हैं 3 टाइप का मतलब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मैंडेट है, मतलब इस तरह का डिफरेंट मैंडेट, जिसके बारे में आपको यहाँ बोला था कि मास्टर फंड से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो फंड है ये रजिस्टर्ड किससे किया जाता है कि एआईएफ के अंदर रजिस्टर है, वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो कि सेबी के अंदर आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो तीनों फंड के बारे में बता रहा है ये क्या फंड है, तो एक हो गया मास्टर फंड जिसके बारे में बोला, उसके बाद फंड ऑफ फंड, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। तो मास्टर फंड हो गया कि एक ये इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे करके इन्वेस्ट किया जा सके ऑपरेटिंग एसेट में, और जो कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, जैसे रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर एटसेट्रा, ये सब चीज में जो भी हो ना उसको कहते हैं मास्टर फंड। ठीक है, ये सब सारी चीज में अगर यदि इन्वेस्टमेंट ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करने का। फंड ऑफ फंड हो गया कि आपको जो गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स और इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड सेक्टर्स इन इंडिया, ठीक है, जो कि मैनेज किया जाता है उनके द्वारा, और ये स्पेशली किया जाता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब ये सब सारे चीज में जब होता है ना तब उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। तीसरा बोल रहा है जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड है ना, ये स्पेशली करता है कि लार्जली इन इक्विटी एंड इक्विटी इंक इक्विटी एंड इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है, जो कि स्पेशली फोकस करेंगे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, वो सब सारी चीज में मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि यहाँ से मैं कुछ 2-3 स्लाइड जो रखा हूँ ये छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आपको उतना डीप एनालिसिस नहीं करना है, बट आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे ही टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो INSTX क्या है, यह है कि इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। तो ट्रेड एक्सचेंज से रिलेटेड है और इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे किसी कंट्री से बीच में नहीं है, बट हमको ये जानने का जरूरत है, क्यों है चलिए अभी थोड़ी देर में जान लेंगे। तो 6 कंट्री जो कि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इनके द्वारा ये इंस्टेक्स का इन्होंने ज्वाइन किया, और इन्होंने क्या किया, एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया जो कि यूरोपियन यूनियन को एक सिक्योर वे में ईरान पे वो सपोर्ट कर सकेंगे, जबकि वो यूएस का इतना सैंक्शन लगाया हुआ ईरान के ऊपर, पर वो उनको सरपास करते हुए इस माध्यम से, इस पेमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से वो ईरान में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और ईरान के द्वारा जो बोला गया था कि आप यूरोपियन यूनियन को उन्होंने जो टाइम दिया था 60 डेज का कि आप कुछ स्टेप लीजिए वरना मुझे वापस से स्टार्ट करना होगा, तो उनके बिहाफ में ही ये चीज एक तरह का बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। ठीक है, और ये जो पेमेंट मैकेनिज्म है ये रजिस्टर्ड एट पेरिस हुआ, पेरिस में रजिस्टर्ड किया गया था लगभग 3000 यूरोस का। ठीक है, उसके अलावा इसको जो मेंबर्स थे वो थे फ्रांस और जर्मनी, और चेयर किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट इसमें ये बोल जा रहा है कि जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के गवर्नमेंट इसमें शामिल है, और उसके साथ ही जो 28 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं ना वो भी इनडायरेक्टली इनके एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो INSTX का जो की फीचर्स है, ये अलाउ करता है कि यूरोपियन यूनियन और ईरान बिना किसी फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन, मतलब डॉलर या किसी और चीज में रिलाई होते हुए ये अपना ट्रांसेक्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट इनमें उंगली नहीं उठा सकेंगे कि क्यों आप ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा न्यूज में था क्योंकि ये ईरान से रिलेटेड हेल्प किया जा रहा है, और ईरान हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा बायलेटरल कंट्री है जहाँ पे हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट भी हम यहीं पर बना रहे हैं, तो इसलिए ईरान से रिलेटेड बात है, तो इनडायरेक्ट वे में ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम अगर दिमाग में रखते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में हम इसका बहुत अच्छा यूज भी कर पाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हरियाणा जोहाद। ये जोहाद एक कम्युनिटी है जो कि स्पेशली क्या करते हैं, रेन वाटर स्टोरेज वेटलैंड एरिया में रहते हैं। ठीक है, रेन वाटर जहाँ पे स्टोरेज हो जाते हैं ना, जम जाते हैं जहाँ पानी बहुत दिन तक, तो वो सब एरिया में जो रहते हैं ना उनको कहते हैं जोहाद। ठीक है, वो स्पेशली किस चीज से माने जाते हैं, वो किस तरह से वाटर रिसोर्सेज का हार्डनेस किया जा सके, कैसे कंजर्व किया जा सके, उससे उससे रिलेटेड ये जोहाद लोग जो जानते हैं। ये जिहाद मत समझ दीजिएगा, ये जोहाद है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिहाद वर्ड भी काफी ज्यादा फेमस है, अभी के जो इश्यूज चल रहे हैं इतने सारे, मीडिया से लेके आप हर जगह देखेंगे, तो ये जिहाद नहीं है, जोहाद से रिलेटेड है, जो कि हरियाणा में एक कम्युनिटी है जो कि आपको रेन वाटर स्टोरेज से रिलेटेड जाने जाते हैं। ठीक है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी हाल ही में एक प्लान लेके आया जो कि रिहेबिलिट करेंगे लगभग 16,400 पॉन्ड यानी पोखर किस रूरल एरिया में पूरे स्टेट में, ताकि एनालाइज किया जा सके पॉन्ड वाटर को और कैसे करके इरिगेशन और सारी चीज को ध्यान दिया जा सकेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये हमने काफी बार पढ़ा है, जब जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हमने टॉपिक डिस्कस किया था, हमने जब कैसे आर्टिकल 370 से रिलेटेड डिस्कस किया था, तो फिर से अभी थोड़ा हल्का फुल्का कुछ जानना है, ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ चुका है। तो ये बोला जा रहा है कि 2020 में ना पहली बार ऐसा हुआ
कि 26 अक्टूबर को मतलब यूनियन टेरिटरी, अब तो स्टेट है नहीं ना अभी फिलहाल, तो ये यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर है, इन्होंने अपना पब्लिक हॉलीडे घोषित करने का सोचा एज 26 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि जो महाराजा हरि सिंह थे ना, जो डोगरा के जो रूलर थे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त के जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और उसके बाद से इसीलिए वो हमारा एक पार्ट बने थे। ठीक है, तो इसीलिए हम इस दिन मतलब ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, इन्होंने अपना पहला पब्लिक हॉलीडे 26 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। तो इसलिए पहला है, और उसके ऊपर से जम्मू कश्मीर का बात है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी इसका बेसिक जो है, कैसे हुआ, क्या हुआ था 26 अक्टूबर को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के लिए क्या क्या हुई थी इश्यूज, तो ये सब के बारे में पता ही होगा आपको, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा, क्योंकि जानते हैं 580 प्रिंसली स्टेट्स थे, और कैसे कैसे करके हमारे सरदार पटेल जी के द्वारा क्या किया गया था वहां पे स्टेप्स, तो वो सब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को इसके बारे में पता है, तो मैं उतना ज्यादा नहीं जा रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, जो बेसिक था आज के करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो मैं आपको सिर्फ बता दिया। अगला है कि सेक्रेटर गोगिन, ये सेक्रेटर गोगिन जो है ना, ये साइंटिस्ट ने हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट किया कि इसका रोल है प्रोटीन, मतलब इसका रोल जो है ये इंक्रीज करेगा इंसुलिन का एक्शन को, किसमें, ओबेसिटी और डायबिटीज से रिलेटेड में। ठीक है, जो इंसुलिन का जो एक्शन है ना, उसको ये इंक्रीज कर सकता है, ये प्रोटीन, क्या नाम है इसका, सेक्रेटागोजिन। ठीक है, तो इसका मेनली क्या बोल रहा है कि ये बाइंड हो जाता है, ये इंसुलिन के साथ बाइंड हो जाता है और प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे चीजों से। इंसुलिन हमारे बॉडी में क्यों आता है, ताकि इंसुलिन अगर यदि मात्रा सही रहे, तो हम स्ट्रेस हो या इंक्रीज स्टेबिलिटी से रिलेटेड बॉडी का, ये सब हम चीज में ना हम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंसुलिन के साथ ये एससीजीएन जो है ना, ये सेक्रेटागोगिन, ये अगर मिल जाता है ना, तो बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है इंसुलिन के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो एससीजीएन है ना, ये थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में जो जिन पेशेंट को अल्जाइमर रहता है ना, उनके ब्रेन में भी ये पाया जाता है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक पार्ट हो गया, ये एक प्रोटीन है, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको पूछेगा कि ये सेक्रेटागोजिन है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ये ऐसा ऐसा बात है, ये कुछ भी दे दे, तो उस चीज में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट करके सही आंसर को टिक लगा पाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है नागपुर रेजोल्यूशन। ये नागपुर रेजोल्यूशन से रिलेटेड एक हॉलिस्टिक अप्रोच फॉर एम्पावरिंग सिटीजन्स, एक रेजोल्यूशन लिया गया। ये हर साल ही होता है, मतलब हर साल क्या, इससे पहले भी आपको शिलोंग और जम्मू रेजोल्यूशन हुआ है। ये गुड गवर्नेंस से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है, कैसे करके गुड गवर्नेंस अडॉप्ट किया जा सकेगा, इससे रिलेटेड कुछ मीटिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये नागपुर रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि ये रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये हाल ही में जो कि नागपुर महाराष्ट्र में हुआ, इसीलिए इसका नाम नागपुर रेजोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, डीएआरपीजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है, इनके द्वारा कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ ये किया गया था कि किस तरह से हम राइट टू पब्लिक सर्विसेज में अच्छे से ध्यान दे सकें, आप गुड गवर्नेंस में कैसे बन सकेंगे, तो ये सब चीज से रिलेटेड ये डिस्कस हुआ था। तो इससे पहले शिलोंग और जम्मू हो चुका था, इस बार नागपुर रेजोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है यूनेस्को का जो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है ना, इससे रिलेटेड हम कुछ जानेंगे। रिसेंटली हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे भी कुछ कुछ स्पेशल चीज आए हुए हैं इंडिया के, जितने में लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इंडिया के हैं, प्लीज आप एक बार उसे रिवीजन कर लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब कुछ किसी और कंट्री से रिलेटेड अगर हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो है थाईलैंड से रिलेटेड, थाईलैंड का ये एक नुआद थाई मसाज है, इसको ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। तो ये उनके बारे में, थाईलैंड के बारे में। तो हमारा कंट्री में जो रिसेंटली लिया गया है, जो लास्ट अभी प्रेजेंटली दिया गया है, कौन सा गया है, प्लीज आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या एटलीस्ट आप लोग गूगल जरूर करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है जब हम किसी और कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये जो यूनेस्को से रिलेटेड ये जो आपको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में देने का मेन जो तात्पर्य है कि हम कैसे करके अवेयरनेस फैला सके इनके इंपॉर्टेंस को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अभिन्न पार्ट हो गया है, इस तरह का चीज जो है वो इंटेंजिबल है, जिसको खत्म होना बहुत ही मतलब एक तरह से नामुमकिन है, इससे रिलेटेड बात है। तो जैसे अब हुआ रामनवमी से रिलेटेड, रामनवमी है, इंटेंजिबल है। इसके अलावा जो ये वैदिक चांट हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज है जो कि एक इंटेंजिबल पार्ट है हमारे कंट्री का, तो इसीलिए ऐसे चीज को यूनेस्को देते हैं, क्योंकि ताकि हम अवेयरनेस फैला सके कि क्यों ये इंटेंजिबल है। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये 2008 में लाया गया था, ताकि हम सेफ गार्ड कर सके ये सारे चीज को, कि इस तरह से हम बचा मतलब अवेयर करते रहेंगे, तभी तो हम सेफ गार्ड कर सकेंगे ना ये सारे कल्चरल हेरिटेज का। तो ये सब चीज से रिलेटेड ये 2008 में यूनेस्को के द्वारा स्वागत मतलब शुरू किया गया था।
अगला टॉपिक है जेंडर गैप इंडेक्स। ये जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, इसका स्पेशली काम है, आप जेंडर से ही समझ पा रहे होंगे कि जितना भी मेल फीमेल से रिलेटेड जो भी पार्शियलिटी या डिफरेंस किया जाता है ना, उसी से रिलेटेड ये लेके आए हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये कब से ला रहे हैं? स्टार्टिंग किए थे 2006 में, देख पा रहे होंगे। और इनका स्पेशली जो मेन होता है, कुछ पिलर, जो 4 पिलर पे वो ध्यान देते हुए वो जेंडर गैप इंडेक्स निकालते हैं। जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैसा मिल रहा है किसी कंट्री का, मेल और फीमेल को कंपेयर करते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखते हैं, वो कितने मेल है कितने फीमेल है। एजुकेशनल अटेनमेंट देखते हैं, हेल्थ और सर्वाइवल, सारे ये सब देखते हुए वो इंडेक्स तैयार करते हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम। तो ये जो ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम है ना, ये हाल ही में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो कि जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, और ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? ये 2 पार्टी के द्वारा होस्ट किया गया था। कौन कौन? जो यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी एजेंसी है उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड मिलके इसे होस्ट किए थे। ठीक है, तो बस और कुछ इसमें खास जानने की नहीं है, बस ये स्विट्जरलैंड में हुआ था और ये आपको यूएनएचसीआर के साथ मिलके ये किया गया है, तो ये सिर्फ जाननी है, काफी बात है। ठीक है, अगला उसके बाद जो टॉपिक है वो है श्रीलंका हैज क्रिमिनलाइज मैच फिक्सिंग। ये आपको जो क्रिकेट लवर्स हैं हमारे दोस्तों में से, उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे अक्सर आप देखे होंगे कि जैसे सुने होंगे आईपीएल से रिलेटेड कितने बार मैच फिक्सिंग इश्यूज हुए थे और कितने बार बैन कर दिया गया, जैसे राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स को। तो ये सबसे रिलेटेड जो श्रीलंका है ना, उन्होंने अपने कंट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जो कि साउथ एशियन नेशन है, जो कि मतलब श्रीलंका है, जो कि उन्होंने क्या किया, क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर मैच फिक्सिंग से रिलेटेड कुछ भी इशू आता है उनके कंट्री में, तो वो डायरेक्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज देने का उसमें लेके आ रहे हैं अपने कंट्री में। तो इसीलिए ज्यादा न्यूज में पड़ गया। तो इस लेजिस्लेशन से रिलेटेड, अगर मैच फिक्सिंग से जो भी रिलेटेड वो कानून बना रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर स्पोर्ट से रिलेटेड है और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी फिक्सिंग में, या वो किसी भी मतलब किसी तरह का इंफॉर्मेशन भी अगर लीक आउट करते हैं, तो उनको पनिश किया जाएगा, वो भी सिवियरली। ठीक है, और ये जो मैच फिक्सिंग का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीलंका पहला एक कंट्री है। इसके अलावा जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है ना, इनके पास भी कानून है कुछ कि मैच फिक्सिंग से रिलेटेड वो सिवियर पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया ऐसा बात, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशियन नेशन में हम हो गए, मतलब श्रीलंका हो गया ये पहला कंट्री जो कि इस तरह का कानून लेके आए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पार्ट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ग्रांट किया कि कैसे करके सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, जो कि केरला के गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, तो उनको उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। इसमें वो लोग क्या करेंगे कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक जो होता है ना, वो चलाएंगे केरला के 2 कॉर्नर में। मतलब ये केरला अगर है एरिया, आपको देखेंगे तो एक कॉर्नर से एक कॉर्नर आपको चलाने का यहाँ पे बात रख रहे हैं। ये लगभग 532 किलोमीटर लॉन्ग होगा, जो कि तिरुवनंतपुरम जो कि कैपिटल है, वहां से थ्रिसुर जो है एक वहां का ये डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां तक ये आपको रन करेगा, लगभग 532 किलोमीटर का। और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगा। ठीक है, और इसको जो नोडल एजेंसी बना गया है वो है केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के रेल। इनके द्वारा ज्वाइंट वेंचर बने हैं, वो क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और केरला गवर्नमेंट का, ये एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट्स को साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा यही केरल जो है ये नोडल एजेंसी बने हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इससे रिलेटेड सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो सिल्वर लाइन नाम से आपको बहुत कंफ्यूज होगा, बट ये रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो भी केरला गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, उसके अलावा अगला टॉपिक है युवा। ये युवा से रिलेटेड ये बात है कि जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव, ये जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, यूनिसेफ हो गया आपको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो बात है ये क्या बोल रहा है, ये ब्रिंग करेगा क्या, यंग पीपल को, जितने भी है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इनको एक जगह आपको कंपाइल करके उसके बाद कैसे करके बूस्टअप किया जा सके, ये इस पे ध्यान देंगे। ये युवा जनरेशन जो इनिशिएटिव है ना, इसके द्वारा इसमें ये क्या चीज पे बेसिकली ध्यान देंगे कि कैसे करके अर्जेंट चैलेंजेस हो, जो कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, मतलब इन्वेस्टिंग इन देयर लर्निंग, उसके अलावा ट्रेनिंग, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। किस तरह से अभी जैसे वर्ल्ड धीरे धीरे क्या इतना फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें किस तरह से वो कॉम्प्लेक्सली जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस तरह का आगे रिक्वायरमेंट है, उस पर सही जगह पे वो खरा उतरे अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो ये युवा बोल के ये जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव लाया गया है यूनिसेफ के द्वारा। तो इसलिए यूनिसेफ के द्वारा है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, इसलिए और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कंट्री में ही लाया जा रहा है। ठीक है, तो
इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर ना आ रहा हो तो प्लीज़ जो भी रीज़न है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर सुधार करके कुछ ना कुछ और अच्छा मैं वे में लेके आऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, जितना ज़्यादा हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।